बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 को। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास सेट्स एंड फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बार बार ये वर्ड सुनते हैं कि सेट, इवन कि हम घरों में भी चीज़ों के चेयर सेट, टी सेट, इवन कि बहुत ज़्यादा ये वर्ड हम सुनते हैं सेट्स। अब मैथ में ये सेट क्या है और ये किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस को, या ये है क्या चीज़, उसको देखते हैं। सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या डिस्क्राइब करता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड मीन्स इस तरह की जो सब के लिए एक ही हो, एक ही वैल्यू हो। ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो चीज़ और है, दूसरों के लिए कोई और है। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो देखिए वो सब के लिए सेम है। इसी तरह से अगर हम 7th क्लास की बात करते हैं या 8th क्लास की, तो वो क्लास पूरे स्कूल के लिए एक ही होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉटी स्टूडेंट की, तो हो सकता है जो बच्चा मेरे लिए नॉटी हो या इस तरह का हो कि इंटेलिजेंट कर लें, तो वो किसी और के लिए वो बच्चा ना हो, किसी और के लिए क्लास का दूसरा बच्चा हो, तो वो फिर सेट में नहीं आएंगे। ऐसी वैल्यूज़ जो सब के लिए सेम हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। और फिर आगे कहा गया है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कि उस सेट में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। ऐसा नहीं है कि सेट के अंदर अगर मैं वैल्यू लिख रही हूँ, जैसा कि यहाँ पे 2 लिखा, फिर 3 लिखा, आगे फिर दोबारा 2 आ जाए, इस तरह से नहीं। वो सारी वैल्यूज़ अलग अलग हों एक दूसरे से। अगर पहले 2 है तो फिर 3 हो, 3 के बाद 1 हो या 5 हो या 6 हो, इस तरह की वैल्यूज़ हो, एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ हों अलग अलग। उस तरह की वैल्यूज़ को जब हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे पास सेट कहलाता है। और फिर आगे कह रहा है कि जो हमारे पास सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो है ना हमारे पास ABCD, उसके जो कैपिटल लेटर हैं उसके साथ हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उसके मेंबर्स हैं ना सेट के अंदर, उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अगर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वावल वर्ड्स हैं उनका सेट लिखें, तो जब वो सेट लिखा जाएगा तो उसके अंदर जब मैं लिखूँगी AEIOU, यानी वावल्स वर्ड कह रही हूँ ना, तो वो अंदर जब मैं लिखूँगी सेट के अंदर, तो वहाँ पे जो लेटर यूज़ करूँगी वो स्मॉल लेटर होंगे। और उसको रिप्रेजेंट जो करूँगी वो किससे करूँगी, कैपिटल लेटर के साथ। जैसे कि यहाँ देखिए ये सेट लिखा हुआ है वावल वर्ड्स का, तो सेट के अंदर जो अल्फ़ाबेट लिखी गई है वो स्मॉल है, लेकिन जो बाहर लिखा गया है जिसके साथ रिप्रेजेंट किया गया वो कैपिटल लेटर में किया गया है। फिर आगे है हमारे पास 3 डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइबिंग अ सेट। किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने का या लिखने के 3 तरह के मेथड्स होते हैं जिनसे हम किसी भी सेट को लिख सकते हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या कहती है कि अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, कि सिंपली उनको वर्ड्स की फॉर्म में लिख दो। जैसे ऐसे लिखने के बजाय मैं सिंपली लिख दूँ कि सेट ऑफ वावल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या कुछ भी इस तरह से करके वर्ड्स की फॉर्म में मैं उसको लिख दूँ। जैसे यहाँ आगे लिखा गया है द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसी तरह से ये तो पहली फॉर्म होगी। इस तरह अगर मैंने लिखना है कोई और सेट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेती हूँ कि स्टूडेंट ऑफ 5 क्लास, तो मैं उसको भी इसी तरह से सिंपली इंग्लिश के वर्ड्स में लिख सकती हूँ, स्टूडेंट ऑफ 5 क्लास। इस तरह से करके ये जो डिस्क्राइब किया जाता है, लिखा जाता है, यानी इंग्लिश की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, वो हमारे पास फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देन हमारे पास जो सेकेंड फॉर्म है वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है कि सेट में भी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स ऑल एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स, कि उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाए उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को, और हर एलिमेंट के बाद एक एक क्या किया जाए, कॉमा लगाया जाए। यानी पहले मैंने वावल वर्ड्स लिख लिए थे, A लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर आगे E लिखा, फिर कॉमा लगा के इनको सबको अलग अलग लिख के इसको ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दिया। और ये हमारे पास फिर कौन सी फॉर्म बनी, टेबुलर फॉर्म बनी है। और टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम भी होता है रोस्टर फॉर्म। आपको एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें या टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो जो भी नाम आए आपने इस मेथड में उसको लिखना होगा सेट को। नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर मेथड। अब बिल्डर मेथड में किस तरह से लिखा जाता है, ये भी एक तरह की वही फॉर्म है जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, लेकिन इसके साथ क्या है, ब्रैकेट्स आती हैं और एक हर पार्ट में या हर क्वेश्चन में साथ ये लिखा जाता है
कि एक्स सच डैट एक्स, और फिर आगे उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि वो वावल वर्ड्स हैं या नेचुरल डिजिट्स हैं या कुछ भी इस तरह से काउंटिंग में से अगर हम ले रहे हैं रैशनल नंबर को ले रहे हैं तो पहले हम बताएंगे कि एक्स सच डैट एक्स इज़ आर रैशनल नंबर या इंटीजर्स या कुछ भी जो भी हम होगा इस तरह हमारे पास सेट होगा वो उस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ लिख के और इसको हम जिसके साथ ब्रैकेट के साथ इनक्लोज करेंगे। और रीड करने का इसका यही मेथड क्या है कि A इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इसको किस तरह से पढ़ेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फिर ये नीचे आपको कुछ सेट दिए गए हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और इसी तरह से चल रहे हैं। फिर होल नंबर है 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे वही सारे नेचुरल नंबर भी इसमें आ रहे हैं। जी इंटीजर, इसमें प्लस माइनस यानी प्लस के भी नंबर आएंगे, माइनस के भी आएंगे और 0 भी इंक्लूड होगा। ऑड इंटीजर यानी 1, 3, 5 और ये प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। फिर इसी तरह से आपके पास इवन नंबर है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, ये आप सारे 4, 5 क्लास से ये पढ़ रहे हैं। फिर आगे प्राइम नंबर्स है यानी जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं वो। फिर रैशनल नंबर जो कि आपने यूनिट नंबर 1 में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है, रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो दोबारा से वो वीडियोस देख लें तो उनको अच्छे से समझ आएगी कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं। देन जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है सिंगलेटन सेट की। क्या अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, मैंने यहाँ सेट लिखा, उसके अंदर 1 लिख दिया, सिर्फ एक एलिमेंट है ना अब इसके अंदर 1, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, सिंगलेटन सेट हो। यहाँ पे भी आपके पास एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि सेट के अंदर सिर्फ ए लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या है, सिंगलेटन सेट है। इसी तरह से सैटरडे एंड आर सिंगलेटन सेट। अब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सैटरडे लिखा हुआ है, डेज ऑफ वीक सारे और भी साथ यहाँ पे हो सकते थे, लेकिन सिंगलेटन सेट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सैटरडे और इधर ए है। तो ये आपके पास फिर दोनों क्या है, सिंगलेटन सेट है। इसके बाद आपके पास आ रहा है कि द सेट विद नो एलिमेंट्स, यानी जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, सिंपल वो खाली होगा। जैसा कि यहाँ पे ये मैंने सेट लिखा, अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा है तो ये क्या है, खाली सेट है। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, यानी इसके 3 नाम हैं। एम्प्टी सेट भी इसको बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। द एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल 5, इसको सिंबल 5 के साथ यानी ऐसे और डाल के ऊपर उसके ऊपर ऐसे लाइन लगाने से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिंपल जो खाली ब्रैकेट्स यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट भी ना लिखा हो उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्प्टी सेट के 3 नाम हैं और उनको रिप्रेजेंट 5 से या फिर खाली ब्रैकेट के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगलेटन सेट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही हैं वो है इक्वल सेट की। 2 सेट ए एंड बी आर इक्वल, 2 सेट्स इक्वल होंगे कब, if they have exactly the same elements or if every element of set A is an element of set B। 2 सेट उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो भी क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे यानी सेम होंगे, और उनके जो एलिमेंट है यानी एक सेट के एलिमेंट यानी सेट ए जो पहला सेट है उसके जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, सेट बी के अंदर भी वही एलिमेंट होंगे। तब हम क्या करेंगे, उनको लिख सकेंगे कि A इक्वल टू बी। जैसे कि यहाँ पे एक सेट दिया गया है 1 2 3, दूसरा दिया गया है 2 1 3। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, इधर भी है 3, इधर भी है, इधर भी है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की इक्वल है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है इक्विवेलेंट सेट। 2 सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यानी जितनी एक सेट के अंदर नंबर हैं इतने ही दूसरे के अंदर भी होंगे, तो उनको क्या कहेंगे कि वो दोनों सेट क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें A B C D E 5 एलिमेंट है, दूसरा सेट यहाँ पे B दिया गया है उसमें 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग है, तो ये भी
5 डिजिट हैं और इधर भी 5 नंबर बन रहे हैं, तो देखिए फिर यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि देन ए और बी आर इक्विवेलेंट सेट। वो दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। द सिंबल, ये जो सिंबल है इसको इक्विवेलेंस का इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट, इसको यूज़ किया जाता है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट वी कैन राइट इट, और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए इक्विवेलेंस टू ए बी। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो है सबसेट की। सबसेट क्या है, सेट तो आपने पढ़ा, अब आगे जो फॉर्म आ रही है वो सबसेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि अगर जो हर एलिमेंट है सेट ए का वो एलिमेंट हो सेट बी का भी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर ए क्या होगा, सबसेट होगा सेट बी का। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल यूज होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि जो ये पहला सेट है ये क्या है, सबसेट है दूसरी का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इन सच अ केस, इस केस में वी से बी इज अ सुपर सबसेट ऑफ ए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी है वो क्या है, सुपर सबसेट है ए का। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने इस सेट को रिप्रेजेंट किया था तो इस फॉर्म में लिखा था, यानी इसका जो फेस था वो इस साइड पे ओपन था। हमने कहा था ए जो है वो सबसेट है क्या, किसका, बी का। अब फिर जब हमने कहा कि ये जो ए तो सबसेट है इसका, लेकिन बी क्या है, वो सुपर सबसेट है किसका, सुपर सेट है ए का। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है कि बी को हम पहले लिखेंगे, और फिर जैसा कि देखें अभी भी इसकी तरफ था ना, आगे से खुला हुआ यू वाली शेप, जैसे अगर इस तरह करके हम लिखें, यू इस तरह से बनता है, इस तरह से लिखे तो ये जो फेस है, अब जब बी को पहले लिखा है तो हमने इसकी तरफ इस तरह से कर दिया है। सुपर सेट लिखने का तरीका ये है कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। और फिर जो अगली हमारी डेफिनेशन है वो प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या है, पहले हमने सबसेट का पढ़ा ना, सेट पढ़ा फिर उसमें सबसेट पढ़ा, अब आगे हमारे पास आ रहा है कि प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन द एलिमेंट ऑफ ए, कि अगर ए जो है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि सबसेट है बी का, और फिर हम आगे यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट, लेकिन बी के अंदर क्या हो कि एक एलिमेंट एटलीस्ट ऐसा हो जो ए के अंदर ना हो। देखिए सबसेट में हमने कहा था कि अगर हर एलिमेंट ए का जो है वो बी के अंदर भी हो तो ए जो है वो उसका सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा हो बी के अंदर जो ए में ना हो, तो वो क्या होगा, फिर ए जो है उसको कहा जाएगा कि वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। पहले हमने पढ़ा सबसेट, उसमें हमने कहा कि हर एलिमेंट जो ए का है वो बी के अंदर भी हो, यानी जो एलिमेंट ए के अंदर थे वही एलिमेंट बी के अंदर हो, तो ए क्या है, वो सबसेट है बी का। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों तो वो क्या थे, सबसेट। ए जो है वो सबसेट था बी का, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या रहा है कि ए के एलिमेंट तो हों बी के अंदर, लेकिन बी के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर ना हो, तो फिर उस सेट को हम क्या कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है बी का। इन सच अ केस वी राइट इट एज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इसमें फ़र्क है, यहाँ पे जब हमने सबसेट लिखा था तो इसके नीचे भी लाइन लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे नीचे लाइन नहीं लगी हुई। यानी जैसे अगर हम पहले लिखते थे, कोई दो मैट्रिक्स होते थे, कोई दो वैल्यूज़ होती थी कुछ भी, तो हम कहते थे अगर वो इक्वल होती थी हम इस तरह लिखते थे। हमने लिखना होता था किसी सेट की कोई वैल्यूज़ के ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर वो वैल्यू उसके अंदर शामिल होती थी, वो वाली भी उस सेट के अंदर, तो हम नीचे इस तरह से साइन लगाते थे इक्वल का भी। इसी तरह से यहाँ पे भी है कि यहाँ पे अगर नीचे लाइन होगी तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सबसेट को, लेकिन अगर नीचे लाइन नहीं है तो वो क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, प्रॉपर के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर में क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का एंड ए इक्वल टू बी, और ए इक्वल है बी के, यानी जितने एलिमेंट ए के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट बी के अंदर हैं और वो सारे सेम है, देन वी से डैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
क्योंकि देखिए जब हमने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें पढ़ा था कि ए के एलिमेंट तो हैं बी के अंदर, लेकिन बी के अंदर एक आध ऐसा एलिमेंट कम अज़ कम भी होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या कह रहा है कि सारे, जब हम उसके सबसेट लिखें तो सारे के सारे जो ए के एलिमेंट हैं वो उसमें होंगे। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट है वो बी का और ए इक्वल है बी के, then we says that A is a improper subset of B. From this definition it also follows that every set A is a subset of itself, कि हर सेट A का हर एलिमेंट क्या है, वो सबसेट है itself यानी अपने आप का, and it is called an improper subset. For example, A equal to ABC and B equal to CAB. देखिए वही एलिमेंट है जो इसके अंदर है और इसके अंदर, ये दोनों सेट इक्वल है। और फिर आगे कह रहा है कि C इक्वल टू ABCD, देन A प्रॉपर सबसेट बात हो रही है C के, और फिर B देखिए A कंटेन कर रहा है ना C के अंदर, A के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे C के अंदर भी हैं, लेकिन एक एलिमेंट C का ज़्यादा है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो A के अंदर नहीं है, जो हमने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक। तो फिर A तो प्रॉपर सबसेट हो गया। फिर जब B को हमने देखा तब भी देखें एक एलिमेंट C के अंदर ज़्यादा है, B जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है यहाँ इसके मुताबिक। तो फिर बट A इक्वल टू B, A और B आपस में इक्वल है। नोटिस दैट ईच ऑफ सेट A एंड B इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर। इनके तो ये प्रॉपर सबसेट थे, लेकिन A जो है वो क्या है, इक्वल टू B भी है। फिर नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल सेट, द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ द डिस्कोर्स। अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल यानी सबसे बड़ा सेट, अब जितने कंसिडर किए जा रहे होंगे ना सेट वगैरह वहाँ पे या ऑब्जेक्ट, उनमें एक आध सेट ऐसा होगा जिसके अंदर बाकी सारे सेट के भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ऐसे सेट को फिर क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी अगर इसके एग्जांपल देखें तो यहाँ अगर मैं 2-3 सेट लेती हूँ, एक सेट मैंने यहाँ पे लिया जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 2, 4, 6, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया A के साथ। फिर दूसरा सेट मैंने लिया B और उसमें एलिमेंट रखे 1, 3, 5। अब एक सेट U लिया क्योंकि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं U के साथ, उसके अंदर एलिमेंट मैंने रखे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10। अब देखिए जो A के एलिमेंट है वो भी इसके अंदर है, B के एलिमेंट जो है वो भी इसके अंदर है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जो सबसे बड़ा सेट होता है, यानी जितने सेट वहाँ पे कंसिडर हो रहे होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, और इट इज़ डिनोटेड बाय यू। देन इसके बाद है आपके पास पावर सेट, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। अगर कोई सेट है जिसको रिप्रेजेंट किया गया या डिनोट किया गया इसके साथ, उसका पावर सेट हमने लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, एक तो उसको डिनोट करेंगे पी ऑफ एस, यानी बाय पावर ऑफ एस इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट, यानी उस सेट के जितने सबसेट बन सकते होंगे उसके साथ पावर सेट वो लिखे जाते हैं। और उसको रिप्रेजेंट फिर किस तरह से किया जाता है, एक तो बाहर आप पी ऑफ या वही सेट लिखते हैं जैसे यहाँ पे पी ऑफ सी लिखा है, फिर उसके जितने सबसेट बन सकते हैं वो बनाते हैं और उसको फिर किसके अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। और सबसे पहले जो सबसेट में लिखा जाता है वो पावर सेट में 5 लिखा जाता है। जैसे A B C D है, इसमें से अब जितने सेट बन सकते हैं हम वो बनाएंगे सबसेट, और सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे 5। फिर हमने एक A का सेट बनाया, पहले सबका अलग अलग बनाना है A B C D, फिर 2-2 का बनाएंगे A B, फिर इसी तरह A का C के साथ सेट, फिर A का D के साथ, यानी A का फिर सबके साथ बनाया, फिर आप B का बनाएंगे, A के साथ तो पहले ही B का बना हुआ है, फिर B का C के साथ, फिर B का इसी तरह D के साथ 2-2 का बनाया। फिर इसी तरह से C के साथ पेयर बनाएंगे C, D, क्योंकि B और A के साथ तो पहले बन चुके हैं। 2-2 का बनाने के बाद फिर हम 3-3 का बनाएंगे, पहले A का बनाएंगे, आगे 2-2 के साथ A B C 3 एलिमेंट आए, फिर इस तरह पहले D को छोड़ा था अब C को छोड़ेंगे A B और D, अब इन दोनों को छोड़ लिया
फिर तीसरे पे हम क्या करेंगे, बी को छोड़ेंगे, यानी ए आएगा, सी आएगा और डी आएगा। देखिए पहले एक सेट लिखा जिसमें ए बी सी लिखा, डी नहीं, फिर दोबारा सी को छोड़ा, ए बी डी लिखा, फिर तीसरे पे क्या करेंगे, बी को छोड़ेंगे और ए सी डी लिखेंगे। फिर तीनों को छोड़ लिया एक दफ़ा, अब ए को छोड़ेंगे और अगले तीनों को लिखेंगे बी सी डी। जब तीन तीन का भी लिख लिया तो फिर आखिर पे चारों एक दफ़ा आएंगे ए बी सी डी। और ये लिखने का तरीका होता है पावर सेट को। अच्छा, अब आप इसका एक और आसान मेथड भी है कि हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने सेट बनेंगे। यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे उस को पावर में लिखें, 2 की पावर में। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ 2 की पावर में लिखे 4। अब 2 की पावर लें 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ पे 16 सेट आपके पास बनने चाहिए, सब सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो देखिए यहाँ पे 16 ही बने। तो पावर सेट लिखने का आपके पास यही मेथड होता है, और आप उसके गिन के भी तो देख सकते हैं कि आपने इतने ही सेट बनाए हैं या नहीं। देखिए दूसरी यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखी गई है कि ए सेट है। अब इसका कहा गया है आपको कि पावर सेट लिखें, तो पी ऑफ डी इज इक्वल टू सबसे पहले 5, और फिर ये एक ही एलिमेंट है तो एक ही दफ़ा इसको ए के साथ लिख दिया, आपने एक सेट लिख दिया। तो देखें ए है ना, एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है सेट के अंदर, तो 2 की पावर 1 लें तो 2 ही आएगा। तो देखिए 2 सेट बन गए इसके अंदर, 5 और ए। और यही फार्मूला आपके पास ये नीचे मेंशन किया है। देखें, इफ़ एफ एस इज़ अ फिनाइट सेट, अगर आपके पास कोई फिनाइट सेट दिया हुआ है विद एन ऑफ एस इज इक्वल टू एम, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट एस। ये जो एन है, ये एन ऑफ एस है, ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि उस सेट के अंदर कितने नंबर्स एलिमेंट्स कितने हैं उस सेट के अंदर। देन एन ऑफ पी ऑफ एस इज इक्वल टू 2 की पावर एम। अब पी ऑफ एस क्या है कि पावर सेट, और बाहर एन है तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट। जिस सेट का हमने पावर सेट लेना है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसको बताने के लिए हमारे पास जो आगे का ये लिखा गया है वो क्या है, 2 की पावर एम इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। ये चीज़ हमें बताएगी कि उस पावर सेट के अंदर कितने आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे या कितने सेट उसके अंदर बनेंगे। जैसे देखें यहाँ पे अगर इस सी के बजाय मैंने एस लिखा होता, इस सेट को एस इज़ इक्वल टू ये होता, तो यहाँ पे पी ऑफ एस आता। तो ये जो मैंने नंबर्स आपको यहाँ पे 2 की पावर में करके बताए थे कि इसके इतने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये जो बाहर ब्रैकेट लगा के इसको एक सेट बनाया ना, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो ये हमने काउंट भी किए थे और पावर लेके भी चेक किया था। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि नंबर ऑफ इन एलिमेंट इन द पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर एम। तो यहाँ 2 की पावर में हमने लिखे थे वो एलिमेंट जो ऊपर उस सेट के अंदर थे, जिसका हमने पावर सेट लेना था 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 ली थी, तो पावर लेने के बाद जो आंसर आया था उतने ही इधर एलिमेंट थे। तो ये फार्मूला होता है कि 2 की पावर में वो लेना जितने उसके अंदर एलिमेंट है, तो वो आपको बताता है कि उस सेट के इतने पावर सेट जब हम उस सेट का लिखेंगे तो उसके अंदर इतने एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जो आगे यूनिट के अंदर और डेफिनेशंस आएंगे वो इसी तरह से आगे अगली एक्सरसाइज के साथ हम कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो डेफिनेशंस थी वो हम सारी देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो हमारे पास सेट दिए गए हैं इनको क्या करना है, हमने बिल्डर फॉर्म में, जो हमने पीछे 3 टाइप्स पढ़ी थी या फॉर्म्स पढ़ी थी, बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसमें से इन्होंने क्या है कि बिल्डर फॉर्म जो थी उसके अंदर इसको ये जो सेट दिए गए हैं उसको लिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, उसमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 4 9 16 25 36 अप टू सो ऑन 484। अब यहाँ से आप देखें तो 1 के बाद आपके पास लिखा हुआ है 4, 4 के बाद लिखा हुआ है 9। इन एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्केयर बन रहे हैं। 1 का अगर हम स्केयर लें तो 1 ही आएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम उसके बाद 2 का स्केयर लें तो आता है 4, 3 का स्केयर लें तो हमारे पास आता है 9। तो देखिए ये सारे वो स्केयर चल रहे हैं किसके, नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर में कौन से नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं
1 2 3 अप टू सोन आगे नंबर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट लिया 1, उसका स्केयर लिया आगे 1 आया, दूसरा एलिमेंट लिया 2, 2 का स्केयर लिया तो 4 आया, फिर तीसरा एलिमेंट लिया 3, 3 का स्केयर लेने से हमारे पास आया 9। इसी तरह जब हम 4 को लेंगे तो उसका स्केयर लेने से हमारे पास आएगा 16, फिर इसी तरह 5 लेंगे तो 5 का स्केयर लेने से 25, 6 का स्केयर लेने से 36 अप टू 7। इसी तरह से हम स्केयर लेते जाएं। आगे आप कैलकुलेटर पे भी इसी तरह चेक भी कर सकते हैं। 7 का स्केयर लें आपके पास इसी तरह से 49 आएगा। इसी तरह से 8 का स्केयर लें तो आपके पास 64 आएगा। 9 का स्केयर लें आपके पास आएगा 81। इसी तरह 10 का लेंगे 100 आएगा। 11 का लेंगे 121, 12 का लेंगे 144, 13 का लेंगे 169। इसी तरह 14 का लेंगे तो 256 आएगा। 16 का लेंगे, इसी तरह वैल्यूज़ आती जाएंगी। आप 21 का लेके देखें आपके पास आएगा 441। इसी तरह से 22 का जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास आएगा 484। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आपको दी गई थी वो दी गई है 484। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नेचुरल नंबर का स्केयर चल रहा है। और अब इसको लिखेंगे किस तरह से। हमने जो बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी उसमें कहा था कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, एक्स सच डैट एक्स। अब आप एक्स की जगह पे कोई और भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल में लेना है जब सेट के अंदर लिखेंगे। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, अब ये नंबर्स का स्केयर है तो यहाँ पे इसी तरह से हमने लिखा एन, और ऊपर ये सबका स्केयर चल रहा था नेचुरल नंबर का, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्केयर लगाया नंबर्स का। और एन बिलोंग कहाँ से कर रहा है, यानी ये नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, नेचुरल नंबर से, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब आगे यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक है। एंड लिखा, एंड का साइन लगाया, फिर आगे हमने लिखा 1 से स्टार्ट हो रहे थे। और ये नंबर का स्केयर किसका बना था, लास्ट वाला 22 का, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 1 लेस देन इक्वल टू एन, यानी वो नंबर जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है या उसके इक्वल भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे लाइन भी लगाई है, यानी 1 के इक्वल भी है। और फिर कहाँ तक है, 22 तक, यानी 22 से बड़ा नहीं है, 22 तक है। नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि 22 भी उसमें शामिल है। तो ये हमने इसको लिख लिया बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है 2 4 8 16 32 64 अप टू 256। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये क्या चल रहा है, पहले सबसे 2 है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 है, तो फिर आगे 4 है, फिर 8 है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 की पावर बन रही है। जैसे देखिए अगर मैं 2 की पावर 1 लेती हूँ, 2 1 जार 2 आ जाएगा। फिर देखिए 2 की पावर अगर 2 लेती हूँ, 2 का स्केयर क्या होता है 4। फिर इसी तरह से जब मैं 2 की पावर 3 लूँगी, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह से पावर आगे इंक्रीज़ करती जाऊँ, 4 करूँगी तो फिर आगे 16 2 जार, फिर इसी तरह 32 आ जाएगा, फिर 64, यानी यहाँ पे 2 की पावर चल रही है। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। स्टार्ट कहाँ से हो रही थी पावर हमारी, 1 से, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे 1 लिया था 2 की पावर में, n की जगह पे क्या लिया 1। 1 से स्टार्ट हुए और फिर गए कहाँ तक, 256 तक गया है ना यहाँ पे। तो पावर क्या लेने से 256 आता है, देखिए 64 हमारे पास आया था 2 की पावर 6 लेने से। फिर इसी तरह से जब हमने 64 2 जार आगे किया तो हमारे पास आया 128, यानी 2 की पावर 7 लेने से 128 आया, फिर 2 की पावर 8 लेने से 256। तो लास्ट हमारा 256 था, तो 2 की पावर 8 लेने से आया था। इसलिए यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 8, यानी वो 1 से स्टार्ट हुआ है और 8 तक गया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, देखिए उसमें क्या है, 0 +-1 +-2 अप टू +-1000। अब ये हमने जो पीछे सेट देखे थे बुक के ऊपर, उनमें से ये वैल्यू ली गई हैं, और उसमें ये सेट जिसमें 0 भी हो और +-, वो कौन सा सेट था, इंटीजर्स का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू जेड। जेड क्यों लिखा, क्योंकि ये इंटीजर का सेट है और उसको रिप्रेजेंट किया गया था जी से, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। फिर कंडीशन क्या है, माइनस में भी 1000 है और प्लस में भी। देखिए जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो 0 से पहले आती है,
और फिर दरम्यान में ज़ीरो आता है। फिर आगे इस साइड पे जब हम नंबर लाइन पे भी लिखते हैं तो पहले हमारे पास यहाँ सेंटर में ज़ीरो होता है, इस साइड पे माइनस वाले और इस साइड पे प्लस वाले नंबर्स होते हैं। तो फिर हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, -1000 से, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 1000 है और गया कहाँ तक, +1000 तक। तो इसलिए हमने वही कंडीशन यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें 6, 12, 18। आप देखिए यहाँ पे सारा 6 का टेबल चल रहा है। 6 2 ज़ार 12, 3 ज़ार 18, 4 ज़ार 24 अप टू सॉन 120 तक गया है। अब 6 10 ज़ार जो होता है वो होता है 60 और 62 ज़ार 120, यानी ये हमारा टेबल जो गया है वो 2 दफ़ा गया है। यानी पहले 60 तक गया 10 ज़ार, फिर 20 ज़ार किया तो आगे 120 तक। तो 20 तक इसका मतलब है कि 6 का टेबल चला है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x सच डैट x इज इक्वल टू 6n। अब n यहाँ पे क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पे n की वैल्यूज़ पुट करते जाएं। 6 की पहले 1 पुट की, 6 1 ज़ार 6, फिर 2 पुट किया n की जगह पे, 2 ज़ार 12, 3 ज़ार 18, 4 ज़ार, यानी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। 20 जब पुट करेंगे तो ये यहाँ तक पूरा सेट बनेगा। तो इसलिए हमने आगे बता दिया कि n बिलोंग कर रहा है कहाँ से, नेचुरल नंबर से, और कंडीशन क्या है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक गया है। फिर हमारा 5th पार्ट जो है उसमें है पहले 100, फिर 102, 104, यानी 100 आगे 2 इंक्रीज़ करते जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी हमारी कि सबसे पहले तो लिखेंगे x सच डैट x इज इक्वल टू 100 + 2n। अब देखिए हमने 100 प्लस सिर्फ 2 क्यों नहीं लिखा, n क्यों लिखा है। देखिए अगर 2 लिखेंगे तो वो एक दफ़ा तो 102 हो जाएगा, फिर भी जब 100 में 2 ऐड करेंगे तो फिर भी वो 102 ही आएगा, 102 ही। n इसलिए साथ लिखा है ताकि जब हम कंडीशन बनाएं तो 100 प्लस जब 2 n लिखा होगा तो n की जगह पे जब पहले 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, तो 100 में 2 प्लस करेंगे तो 102 आ जाएगा। जब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो 100 + 4 करेंगे तो 104। फिर जब 3 पुट करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, तो 100 + 6 करेंगे तो 106। इसी तरह से अप टू सो ऑन ये चलती जा रही है वैल्यू कहाँ तक, 400 तक। अब 400 कब आएगा हमारा, देखें इसी तरह से हम पुट करते जाएंगे वैल्यूज़। 100 + 2 इंटू, देखिए हमने 3 तक चेक किया था। इसी तरह से जब हम यहाँ पे देखिए 6 पुट करके चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 112। इसी तरह से 6 का डबल होता है 12, वो पुट करके चेक करें, देखिए क्या बनता है, 100 + 2 इंटू 12, तो देखिए आपके पास आया 124। अब इसी तरह से आगे 24 पुट करके चेक करें क्या आता है, 100 + 2 इंटू 24, देखिए 140 आया, 48। इसी तरह आप बड़ी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। आपने उस वक्त तक इसको इसी तरह से चेक करते जाना है जब तक आपके पास 400 ना आ जाए। देखिए 100 तो आपके पास अलग हो गया जो प्लस करने हैं आपने, पीछे रह गया यहाँ पे 400 बनाना है टोटल, पीछे रह गया 300। तो 300 ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 300 बनेगा। 100 + 2 इंटू, देखिए अगर मैं 150 करती हूँ तो 300 बन नहीं जाएगा, 150 को 2 से करें 300 आएगा और फिर 100 प्लस करें तो 400। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यूज़ 150 तक चलेगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि 0 से हमारी स्टार्ट हो रही है। देखिए अब हमने यहाँ पे 0 क्यों दिया, हमने पीछे जहाँ भी कंडीशन दी है 1 से स्टार्ट किया है, 0 इसलिए दिए, देखिए हमने 100 में वैल्यूज़ प्लस करनी है ना। तो अगर हम यहाँ पहले ही 1 लिख देते तो 2 1 ज़ार 2 हो जाता, तो पहली वैल्यू हमारी 100 + 2 आ जाती, तो वो 100 बन जाती। लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू तो पहली 100 है, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 2 0 ज़ार 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 + 0 फिर 100 आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट की और फिर गई कहाँ तक, हमारी लास्ट वैल्यू 150 तक। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है 6 वाला वो है 1 3 9 27 81। अब देखिए यहाँ से 1 3 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, यानी सारे एलिमेंट आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। अब
3 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और साथ में देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हम 3 की पावर्स लेते जाएं तब भी हमारे पास ये एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे देखें अगर 3 की पावर में 0 लेती हूँ तो किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो तो 1 आता है। इसी तरह से अगर 3 की पावर 1 लेती हूँ तो 3 आएगा। फिर 3 की पावर 2 लेती हूँ तो 3 3 जार 9। फिर जब 3 की पावर 3 लेती हूँ तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। इसी तरह से 3 की पावर 4 लूँगी तो 81 अप टू सो ऑन। ये इसी तरह से चल रहा है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम कंडीशन नहीं देंगे बल्कि सिर्फ बता देंगे कि ये जो नंबर हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। पहले हमने लिखा सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब n क्यों लिखा? क्योंकि हम n में यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे और ये हमारे एलिमेंट आते जाएंगे। यानी पहले 1 पुट किया तो 0 पुट किया तो हमारे पास आया 1। फिर इसी तरह से 1 पुट किया 3 आया, फिर 2 पुट किया तो 9 अप टू सो ऑन। इसी तरह से क्या रहे। अब ऐसा कौन सा सेट होता है जिसमें 0 भी शामिल होता है? तो वो होल नंबर का सेट होता है। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि n बिलोंग टू होल नंबर। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें एलिमेंट है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। अब देखें ये सारे एलिमेंट क्या हैं? ये सारे के सारे वो एलिमेंट दिए गए हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं। देखिए 1 तो सबको ही डिवाइड करता है। उसके बाद 2 को देखें वो भी 100 को डिवाइड करता है। 2 50 जार 100 होता है। इसी तरह 4 25 जार 100 होता है। 5 20 जार, इसी तरह 10 10 जार 25 जार, फिर इस तरह 25 4 जार 52 जार 100 1 जार। तो ये सारे डिवाइज़र हैं इसके 100 के। तो इसलिए हमने लिख दिया कि x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। फिर नेक्स्ट हमारा 5 का टेबल चल रहा है। 5 10 15 20 अप टू सो ऑन 100 तक गया है। तो 5 10 जार होता है 50, तो 50 का डबल है 100, तो यानी 5 20 जार 100 हो जाएगा। तो 20 तक गया है हमारा टेबल। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। n क्यों लिखा? क्योंकि n में हम लिखते जाएंगे वैल्यूज़। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, इसी तरह 3 4 सारी पुट करते जाएंगे और ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसलिए फिर आगे हमने कहा कि n बिलोंग कर रहा है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। और कंडीशन दे दी कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है। लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। -100 से पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं? प्लस वाली 1000 तक। तो बस यहाँ पे हमने इंटीजर इन्होंने कहा है यानी जी से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए लिख लिया कि x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स। और फिर कंडीशन वही है हमने दे दी जो यहाँ पे दी हुई है कि -100 से 1000 के दरमियान x जो है वो है हमारा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया -100 लेस दैन x लेस दैन 1000। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।